पार्ट 2। खौफनाक खेंदा। मई का मौसम अक्सर भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। ऐसे में लोग ठंडे पहाड़ी प्रदेशों पर सफर करना ज्यादा पसंद करते हैं। इसी क्रम में टूरिस्ट से भरी एक बस हिमाचल प्रदेश के ऊना नामक स्थान से लगभग 20 किलोमीटर दूर किसी पहाड़ी के चक्कर लगा रही थी। दोपहर का समय होने के बावजूद गर्मी उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन सूरज की सुहावनी रश्मियां पहाड़ियों के बीच में से बड़े ही मनमोहक ढंग से निकल रही थी। अचानक से बस में बैठा उनका गाइड उठ खड़ा हुआ और बोला, तो दोस्तों, हमीरपुर आने में अभी 80 किलोमीटर और है। तब तक आप लोग आराम से अपना सफर एंजॉय करें और बाहर दिख रहे नज़ारों के मजे लें। अभी आप जिस खूबसूरत गांव को दूर से देख पा रहे हैं उसका नाम है खेंदा। खेंदा को पास करके हम लोग आगे एक ढाबे पर रुकेंगे और खाना पीना खाएंगे। एक युवक जिसने ग्रे कलर की जैकेट और जीन्स पहन रखी थी, वो खिड़की से बाहर देखता हुआ बोला, खेंदा के पास बस रोक देना। गाइड ने उसकी तरफ देखकर कहा, लेकिन ये कोई टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, आगे और भी अच्छी अच्छी जगह पड़ेंगी। उस युवक ने एक सरसरी निगाह से गाइड की तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था कि गाइड की सिट्टे पिट्टे गुम हो गई। वो 6 फीट के बलिष्ठ शरीर वाला युवक धीरे धीरे गाइड के पास आया और धीमे से बोला, मैं ये नहीं कह रहा कि बस यहां रोके रहो, बस मुझे उतार दो और मैं अपने रास्ते चला जाऊंगा। गाइड के चेहरे से ही लग रहा था कि उस युवक की बात का विरोध करने की हिम्मत उसमें स्पष्ट रूप से नहीं थी। उसने बस ड्राइवर को इशारा करके बस रुकवा दी और वो युवक पीठ पर काले रंग का बैग टांगे किसी तेज हवा के झोंके की तरह बस से बाहर निकल गया। उसके उतरते ही बस वहां से तेजी से निकल गई। अब उस सड़क पर अकेला वही खड़ा था। उसके सामने खेंदा गांव के अंदर जाने का रास्ता था। उसने अपनी जेब से फोन निकाला और कहा, अंगद रिपोर्टिंग, मैं डेस्टिनेशन तक पहुंच गया हूं। आज एनॉमली नंबर 263 के बारे में जितना हो सके उतना जानने की कोशिश करूंगा। डेटा कलेक्ट करने के बाद उसे रिट्रीव करने की कोशिश करूंगा। दूसरी तरफ से एक वृद्ध महिला की आवाज आई, अगर एनॉमली 263 से निपटना मुश्किल हो तो उसे कैप्चर करने की जरूरत नहीं, बस उसे खत्म कर देना। अंगद बोला, वैसे मैं कोशिश करूंगा कि उसे किसी तरह से जिंदा पकड़ पाऊं, लेकिन अगर मैं इस कोशिश में सफल रहा तो फिर यही एक रास्ता बचेगा। ठीक है मैडम अन्नपूर्णा, मैं फोन रखता हूं। अन्नपूर्णा कहने ही वाली थी, और एक बात, अपना ध्यान रख, लेकिन तब तक अंगद ने फोन ही काट दिया। एक ट्रक किसी काम से गांव के अंदर जा रहा था। अंगद ने हाथ देकर उसे रोक लिया। ट्रक ड्राइवर एक अधेड़ उम्र का मोटा ताजा सरदार था। उसने खिड़की से गर्दन निकालकर पूछा, बादशाह किथे जाना है तुसी? अंगद ने उसके पास आकर कहा, बस गांव के अंदर तक जाना है, छोड़ देंगे क्या? सरदार जी ने हंसकर जवाब दिया, ओ जी बिल्कुल छोड़ देंगे, आओ बगल में बैठ जाओ जी। अंगद मुड़कर गया और तब तक सरदार जी ने दूसरी तरफ का दरवाजा खोल दिया था। अंगद तुरंत ट्रक के अंदर चढ़ गया और उससे बोला, बहुत धन्यवाद आपका, मुझे लग रहा था कि कोई सवारी मिलेगी ही नहीं। सरदार जी बोले, ओ कोई गल नहीं जी, अब तुम आ गए। वैसे तो तुसी शहरी आदमी लग रहे हो, तुम्हारा इस गांव में क्या काम? अंगद के पास तो मानो जवाब पहले से ही तैयार था। वो बोला, मेरी फैमिली के कुछ लोगों ने बहुत पहले यहां एक जमीन ली थी, बस उसी का हालचाल जानने आया था मैं यहां पर। सरदार जी गाड़ी स्टार्ट करते हुए बोले, अजीब गल है, लोग अलग अलग जगह जमीन लेते हैं, लेकिन खेंदा में भला कोई क्यों जमीन लेना चाहेगा जी? अंगद ने सामने खुरदुरी सड़क की तरफ देखते हुए कहा, ये पुरखों की जमीन है। काफी समय पहले मेरे पुरखों ने यह गांव छोड़ दिया था। बहुत समय तक तो मुझे भी नहीं पता था कि हिमाचल में मेरी कोई जमीन भी है, लेकिन अब जब पता है तो सोच रहा हूं कि सही कीमत पर बेच दूं। सरदार जी मुस्कुराते हुए बोले, मैं सही बताऊं तो आप ये जमीन बेच नहीं पाओगे, आपको कोई खरीदार नहीं मिलने वाला। अंगद ने पूछा, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? सरदार जी गहरी सांस लेकर बोले, आपने यहां उस फसल के देवता की कहानी नहीं सुनी जी। फसल का देवता? यह भला क्या भला है? गांव के हर परिवार को हर साल
अपनी जमीन का, फसल का एक हिस्सा फसल के देवता के लिए रखना पड़ता है। अगर किसी परिवार की तरफ से फसल का एक हिस्सा घर के बाहर नहीं रखा गया तो फसल के देवता नाराज हो जाते हैं और उनका प्रकोप पूरे गांव को झेलना पड़ता है। अंगद ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, आप इन सब बातों में मानते हैं? अब तक सरदार जी का मजाकिया लहजा पूरी तरह खत्म हो चुका था और उनके चेहरे पर गंभीरता साफ दिख रही थी। वे बोले, पिछले साल तक तो नहीं मानता था, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटना हो गई कि मानना ही पड़ा। ऐसा भला क्या हो गया? गांव के एक आदमी ने पिछले साल फसल ना देने के लिए कुछ आनाकानी की थी। अगले दिन उस आदमी समेत 2 और लाशें गांव की सीमा पर लोगों को मिली। मैं गांव की दुकानों पर माल डिलीवरी करने अक्सर आता जाता रहता हूं। मेरी पहचान गांव के सब लोगों से है। मुझको जब इस बारे में पता चला तो मैं भी हैरान हुआ। अंगद ने बेफिक्र होते हुए कहा, सब बकवास है। जरूर उन लोगों से किसी की व्यक्तिगत दुश्मनी रही होगी। उन्होंने इन तीनों को मार डाला और इल्जाम आ गया काल्पनिक फसल के देवता पर। हर गांव में इस तरह की कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन उनमें सच्चाई का कोई अंश नहीं होता। सरदार जी बोले, मैंने उनकी लाशें देखी थी जी। मैं इतना तो कह सकता हूं कि वो किसी इंसान का काम नहीं था। कोई इंसान लाशों की इस तरह से चीर फाड़ नहीं कर सकता। पुलिस ने भी थकार कर केस क्लोज ही करना पड़ा, क्योंकि उनको किसी के खिलाफ किसी तरह का कोई सुराग ही नहीं मिला। खैर, ये लो जी, बातों में गांव भी आ गया। अंगद ने सामने की तरफ देखा। अब झाड़ झंखाड़ वाला रास्ता खत्म हो गया था और कच्चे पक्के मकान दिखने शुरू हो गए थे। अंगद ने सरदार जी से कहा, ठीक है सरदार जी, आपका वो फसल का देवता मुझे मिला तो उसे हेलो कह दूंगा। फिलहाल तो मैं चलता हूं। इतना कहकर वो ट्रक से नीचे उतर गया। वो जा ही रहा था कि पीछे से सरदार जी बोले, अपना ध्यान रखिएगा। आप एक मुसाफिर हो, इसलिए आपको बताना जरूरी समझता हूं कि कल यानी 20 मई को फिर से वही दिन है जब गांव वाले फसल के देवता के लिए अपने घर की चौखट पर फसल रखते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप ये मुझे क्यों बता रहे हैं? ताकि आप सतर्क रहो। अच्छा, अब मैं चलता हूं। इतना कहकर सरदार जी अपना ट्रक वहां से आगे ले गए। उनके जाते ही अंगद के चेहरे के भाव एकदम से बदल गए। वो फिर से गंभीर मुद्रा में आ गया। उसने एक बार फिर से अन्नपूर्णा को फोन करके कहा, मैडम, एनॉमली 263 के बारे में कोई नई जानकारी हाथ लगी है? सरदार जी अपना ट्रक लेकर गांव के थोड़ा और अंदर आ गए। गांव का मुख्य बाजार वहीं पर था। कई सारी छोटी बड़ी दुकानें दाईं और बाईं तरफ लगी हुई थी। उनमें से ही एक बड़ी सी दुकान के आगे उन्होंने अपना ट्रक खड़ा कर दिया। दुकान का मालिक कोई 55-56 साल का आदमी था, जो शायद ट्रक के आने की ही राह देख रहा था। सरदार जी जैसे ही ट्रक से बाहर निकले, उस आदमी ने शिकायत की, इस बार तो फर्नीचर लाने में लेट हो गए करतार सिंह। करतार ने हंसकर कहा, माफ कर दो अरविंद भाई, आज 2-3 जगह डिलीवरी देकर फिर खेंदा की तरफ आ रहा हूं। अभी गांव के लिए जाने वाले रास्ते में कोई 27-28 साल का लड़का भी मिल गया था। कह रहा था उसके किसी पुरखे की जमीन यहां पर है जिसे वो बेचने आया है। ये सुनकर अरविंद के चेहरे का भाव ही बदल गया। वो बोला, पुरखों की जमीन? जहां तक मुझे पता है, गांव में खेती बाड़ी लायक जितनी भी जमीन है वो यहां रहने वाले लोगों की है। ऐसी कोई भी जमीन नहीं है जो काफी वक्त से खाली पड़ी हो, जिस पर किसी ने जबरदस्ती कब्जा जमाने की कोशिश की हो। अब जो उसने कहा वही मैंने आपको बता दिया बड़े भाई। मैंने भी इस बारे में सोचा था कि भला यहां की जमीन वो किसको बेचेगा, लेकिन भला अब कौन इतनी बुद्धि लगाए। वे लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक अरविंद की दुकान के ठीक सामने वाले ढाबे पर एक 21-22 साल का लड़का आकर बैठ गया। अरविंद और करतार सिंह दोनों का ध्यान उसकी तरफ ही चला गया। करतार ने पूछा, ये तो रामू का लड़का बिरजू है ना, जो पिछले साल फसल का एक हिस्सा ना होने की वजह से देवता के गुस्से का शिकार हो गया था। उस घटना के बाद तो इनका परिवार
शायद गांव छोड़कर ही चला गया था। अरविंद उसे घृणा के भाव से देखता हुआ बोला, इसके बाप ने लगभग मरवाई दिया था सारे गांव को। तो पिशाच देवता ने रहम करके किसी तरह से 3 ही लोगों को मारा, वरना सोचो कि अगर पूरा गांव ही उनके क्रोध की चपेट में आ जाता तो क्या होता। करतार भी अरविंद के चेहरे पर आए घृणा के भाव से अनजान नहीं था। उसने कहा, वैसे क्या ये बात सच थी जो सुनने में आई कि तुम्हारी बेटी का इसके साथ कुछ? अरविंद ने उसे गुस्से से देखा तो करतार बोलते बोलते अचानक ही रुक गया। उसे भी एहसास हुआ कि वो जरूरत से कुछ ज्यादा ही बोल गया था। दुकान के अंदर जाते हुए अरविंद बोला, मैं अपने दोनों बेटों को तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा हूं। फर्नीचर रखवाने के बाद तुम अपना पैसा लेकर यहां से जा सकते हो। उसके बाद अरविंद दुकान के अंदर गया। 2 मंजिला दुकान अंदर से काफी बड़ी थी। वो शायद गांव की सबसे बड़ी दुकानों में से एक थी। अरविंद ने सीढ़ियों के पास जाकर ऊपर वाले फ्लोर की तरफ देखते हुए आवाज लगाई, धीरज, जानो, जल्दी नीचे आओ। उसके इतना कहते ही 2 पहलवान छाप युवक कुर्ता पायजामा पहने ऊपर से तुरंत नीचे आ गए। बड़े लड़के धीरज ने अरविंद से पूछा, जी पिताजी बताइए। अरविंद के चेहरे पर साफ तौर पर गुस्सा दिख रहा था। उसने पूछा, क्या तुम दोनों में से किसी को भी यह पता था कि बिरजू गांव में वापस आ रहा है? यह सुनकर धीरज और शानू एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर शानू ने पूछा, यह आप क्या कह रहे हो पिताजी? बिरजू और उसकी मां तो 1 साल पहले ही गांव छोड़कर चले गए थे, जब फसल के देवता का गुस्सा रामू पर टूटा था। अरविंद ने दांत पींच कर कहा, अबे बाहर निकल कर देख, वो लड़का सामने वाले ढाबे पर आराम से बैठकर चाय पी रहा है। यह सुनकर धीरज भड़क गया। वो बोला, उस छोकरे की इतनी हिम्मत कि गांव में वापस आ गया, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इतना कहकर वो बाहर जाने ही वाला था कि अरविंद ने उसे रोकते हुए कहा, अभी अपने गुस्से पर काबू रखो धीरज। वो ढाबे पर बैठा है और उसके आसपास लोग हैं, उसे तो हम बाद में देख लेंगे। फिलहाल करतार सिंह के पास जाकर ट्रक से फर्नीचर उठवाकर दुकान में शिफ्ट करवाओ। मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं, लेकिन तुम में से कोई भी अभी बिरजू को देखकर अपना आपा नहीं खोएगा। हमें नहीं पता कि वो वापस गांव में क्यों आया है, इसलिए थोड़े वक्त तक शांत रहने में ही समझदारी है।